साइंस के पार्ट 3 के जो क्वेश्चंस रह गए थे पार्ट 2 पे से उसको कंप्लीट करते हैं। ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। पार्ट 1 में हमने लगभग 40 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। उसी के साथ पार्ट 2 में हमने 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। तो अब बचे हुए क्वेश्चंस को इस पार्ट 3 के अंदर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने कि गाजर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वेरी नाइस क्वेश्चन है। SSC GD और यूपी पुलिस और उसके साथ में RPF SI कांस्टेबल MTS सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D या विटामिन E, कौन सा आंसर रहेगा जल्दी से बताओ इन 4 विकल्प के अंदर। तो विकल्प ऑप्शन A हो जाएगा। ऑप्शन A मतलब कि विटामिन E सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है गाजर के अंदर। इसकी थोड़ी सी जानकारी और मैं आपको देता हूँ कि गाजर विटामिन E का सबसे अच्छा स्रोत है। नंबर दूसरी बात यह है विटामिन A में कैरोटीन पाया जाता है। मानव यकृत द्वारा कैरोटीन को विटामिन A से संश्लेषित किया जाता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। आपसे पूछा जाता है कि विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे रतौंधी रोग होता है। ठीक है ना। चलिए एकदम डिटेल में सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा बच्चों। बेहतरीन सेशन रहने वाला है आज आपका, तो सभी लोग सेशन को लास्ट तक देखो। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, हरित लवक में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है। वेरी नाइस क्वेश्चन है। पूरा डिटेल में करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ऑप्शन A कैल्शियम, ऑप्शन B मैग्नीशियम, ऑप्शन C बेरिलियम और ऑप्शन D निकेल। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों? ऑप्शन B आपका एकदम सही जवाब रहेगा। हरित लवक में कौन सा होता है बच्चों? हरित लवक के अंदर कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन B मतलब मैग्नीशियम पाया जाता है। विकल्प B आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलो इसकी थोड़ी जानकारी और आपको बता देता हूँ कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक क्लोरोफिल कहलाते हैं। जो हरे रंग के वर्णक होते हैं हम उन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। मैग्नीशियम धातु आयन क्लोरोफिल में पाए जाते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें सहायक होते हैं। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अंग में कौन सा अंग है वो जिसमें कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? आंत है, पेट, यकृत या अग्नाशय। जल्दी से बताओ फटाफट कौन सा विकल्प रहेगा। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा बच्चों? विकल्प C मतलब कि यकृत। यकृत आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब रहेगा। तो इसकी जानकारी और आपको देता हूँ कि यकृत जो रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अत्यधिक मात्रा में बने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लेता है, जिसके कारण रुधिर में इंसुलिन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दूध के pH की प्रकृति क्या होती है? हल्का अम्लीय, हल्का अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय? देखो विकल्प C है अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय। तो कौन सा विकल्प रहने वाला है बच्चों? तो विकल्प कौन सा रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? ऑप्शन A रहेगा। ऑप्शन A मतलब कि आप विकल्प A को लगाओगे। विकल्प A आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, हल्का अम्लीय। क्लियर। इसकी थोड़ी जानकारी और आपको देता हूँ। जानकारी ये है कि दूध का जो pH होता है ना वो लगभग 6.5 से 6.7 होता है। यह इसे हल्का अम्लीय बनाता है। ठीक है ना। तो जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, जो दूध का रंग पीला होता है वो किसकी वजह से होता है? किसके कारण दूध का जो रंग होता है वो पीला होता है? ठीक है ना। फटाफट से बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि दही किसकी वजह से बनता है। दूध से दही का बनना जो है वो कौन सा जीवाणु है जिसकी वजह से दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है? तो विकल्प A है लाइकोपोडियम, ऑप्शन B है आपका खमीर, ऑप्शन C है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन D है फफूंद। तो कौन सा होगा बच्चों? जो दूध है आपका दही में बनता है, ऑप्शन C हो जाएगा। ऑप्शन C आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जिसकी वजह से दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी थोड़ी जानकारी और देता हूँ बच्चों। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध के लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि दूध के अंदर क्या होगा बच्चों? लैक्टोज होगा और दही में लैक्टिक अम्ल होगा। क्लियर। और बढ़ी हुई अम्लता दूध के प्रोटीन केसिन के निर्माण का कारण बनती है और दही को बनाती है। ठीक है। तो ये आपकी इसकी थोड़ी सी जानकारी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से हमें देखो, समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि समय कम और ज़्यादा क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है ना। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाने हैं। तो निम्नलिखित में से किसके उपपाचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो मतलब इनमें से 4 विकल्प हैं, इसमें कौन सा है जिसका उपापाचय करें और हमें क्या मिल जाए? अधिकतम ऊर्जा मिल जाए। कार्बोहाइड्रेट, बसा, प्रोटीन या खनिज। तो विकल्प कौन सा रहने वाला है बच्चों? विकल्प आपका ऑप्शन B रहेगा, मतलब कि बसा से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। चलो इसकी थोड़ी जानकारी और आपको देता हूँ
वसा के उपापचयी प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त हो जाती है। जो हमारा एक व्यक्ति है ना, वयस्क व्यक्ति, उसके लिए 20 से 30% जो ऊर्जा मिल जाती है वो किससे मिल जाती है? आपकी वसा से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोजन का मुख्य प्रमुख घटक क्या है? फटाफट से बताओ, जो भोजन है उसका मुख्य घटक क्या है? ग्लूकोज है, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट या सेल्यूलोज है? तो सही जवाब आपका रहेगा विकल्प सी, कार्बोहाइड्रेट। विकल्प सी को क्लिक करोगे, आगे बढ़ोगे। इसकी थोड़ी जानकारी और भी देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको कुछ और बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट भोजन का मुख्य घटक है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। शर्कराओं के स्रोत, जो शर्कराएँ हैं उनके स्रोत क्या क्या है? शहद, चपाती, जूस, आलू, दही और आदि है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है? दूध में किसकी उपस्थिति के कारण मिठास होती है आपको बताना है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। सुक्रोज, माइक्रोज, कैरोटीन या लैक्टोज? तो विकल्प कौन सा रहने वाला है आपका? सही ऑप्शन डी रहने वाला है। मतलब कि जो दूध जो मीठा लगता है आपको लैक्टोज के कारण लगता है बच्चों। इसकी जानकारी और आपको देता हूँ थोड़ी सी। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक शर्करा है। यह एक डाइसैकेराइड शर्करा है। डाइसैकेराइड शर्करा है। यह ग्लैक्टेज तथा ग्लूकोज से बना होता है और दूध की मिठास का कारण है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? भैंस का जो दूध है उसमें कितनी वसा की मात्रा होती है? 4 विकल्प हैं। 7.2%, 7.7%, 7.7, ये दोनों एक जैसे हो गए। विकल्प बी और सी कोई दिक्कत नहीं है। विकल्प डी है आपका 4.2%। चलिए, तो सही जवाब क्या रहेगा बच्चों? सही जवाब रहने वाला है विकल्प ए। जो दूध का भैंस का दूध होता है उसमें 7.2% वसा की मात्रा होती है। इसकी जानकारी और देता हूँ, क्योंकि भैंस के दूध की तो आपको बता दी गई है, लेकिन गाय के दूध में कितनी होती है वो सारी चीज़ अभी आपको बताता हूँ। देखो, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है, जबकि गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा 3.5% से 4% तक होती है। बच्चों ये 40 नहीं है, ये 4.0 लिखा गया है। कितना लिखा गया है? 4.0। आप इसको ऐसे समझ लेना, 4.0%। ठीक है, तो कितनी होती है? 4.0% होती है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन, खनिज लवण, लैक्टोज इत्यादि मुख्य अवयव पाए जाते हैं तथा दूध का पीला रंग दूध में मौजूद कैरोटीन के कारण होता है। मैंने भी आपसे पूछा था कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि दूध का जो रंग है वो पीला किस वजह से होता है। तो उसका आंसर देखो आ गया है। अगर आप क्लास को रेगुलर देखोगे ना, कंटिन्यू देखोगे, कुछ थोड़ा सा भी स्किप नहीं करोगे, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। दूध का पीला रंग कैरोटीन की वजह से होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? ए, सी, ई और के? तो विकल्प कौन सा सही रहेगा? कौन सा सही रहने वाला है बच्चों? विकल्प सी रहेगा सही। मतलब सौंदर्य का विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ई। आपने देखा होगा कि विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। कोई भी आप अगर फेस पे कोई भी क्रीम लगा रहे हैं या कोई भी चीज़ अगर आप फेस पे इस्तेमाल कर रहे हैं ग्लो के लिए, तो उसमें विटामिन ई मिला हुआ होता है। ठीक है ना। चलो इसकी थोड़ी जानकारी और आपको देता हूँ। विटामिन ई मानव त्वचा को हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है। इस विटामिन को प्रतिऑक्सीकारक विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, उसको अभी करते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन 11, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का समय दो, हम नेक्स्ट पीडीएफ को खोल लेते हैं। ये आ गई नेक्स्ट पीडीएफ। क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, फटाफट से देखो। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? सहायक आहार कौन सा है? वसा, हार्मोन्स, प्रोटीन या विटामिन्स? तो कौन सा होगा सही जवाब? विकल्प डी होगा बच्चों। विकल्प डी मतलब कि विटामिन्स को सहायक आहार भी कहा जाता है। इसकी जानकारी और आपको देता हूँ। फ्रेडरिक हॉपकिंस ने बताया था कि विटामिन्स वे यौगिक हैं जो सहायक आहार कारक की तरह कार्य करते हैं और इनकी कमी से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। विटामिन्स की अगर कमी हो जाए तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता रखा है, फर्स्ट क्लास को देख लेना, पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग कार्बोहाइड्रेट, वसा और अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण के लिए सामान्य है? तो केल्विन चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला,
TCA चक्र या पेंटोजाफास्ट मार्ग? तो कौन सा होगा बच्चों सही जवाब? तो विकल्प सी रहने वाला है। विकल्प सी मतलब कि TCA चक्र। TCA चक्र के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। एसिटाइल CoA कार्बोहाइड्रेट वसा और एमिनो अम्ल के ऑक्सीकरण का सामान्य मार्ग है और यह TCA चक्र में प्रवेश करता है, इसलिए TCA चक्र शर्करा, प्रोटीन और अमीनो अम्लों के ऑक्सीकरण का एक ही मार्ग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। TCA चक्र से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। कौन सा अणु 6 कार्बन साइट्रेट बनाने के लिए TCA चक्र के 4 कार्बन ऑक्सासोलेट के साथ संयोजित होगा? तो कौन सा होगा बच्चों? लैक्टिक एसिड या NADH, ATP या एसिटाइल CoA? तो कौन सा विकल्प होने वाला है बच्चों? तो विकल्प रहेगा आपका एकदम सही ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब कि एसिटाइल CoA। क्लियर? चलो इसकी थोड़ी जानकारी और देता हूँ। TCA चक्र का पहला चरण साइट्रेट बनाने के लिए ऑक्सिलो एसीटेट और एसिटिल CoA के बीच अभिक्रिया होती है। जो हमारा ऑक्सिलो एसीटेट और एसिटिल CoA है ना, इनके बीच में एक अभिक्रिया करता है। ठीक है, तभी जाकर के TCA चक्र बनता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 और TCA से पूछा गया है। TCA चक्र को निम्नलिखित में से किस एंजाइम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जो TCA चक्र है उसको कौन सा एंजाइम नियंत्रित करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साइट्रेट सिंथेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, फिर उसके बाद में है माल्ट डिहाइड्रोजिनेज, फिर उसके बाद है सक्सेना डिहाइड्रोजिनेज। तो कौन सा होगा विकल्प? तो बच्चों विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है ना। चलो इसकी थोड़ी जानकारी और आपको देता हूँ। TCA चक्र एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और डिहाइड्रोजिनेज द्वारा नियंत्रित होता है। जो हमारा TCA चक्र है ना, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा ही कंट्रोल में आता है। इसका मतलब ये है बेसिक। ठीक है, चलो क्वेश्चन 15 पे आ जाओ। कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन के? वेरी इजी क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है। तो कौन सा विटामिन होगा जल्दी से बताओ फटाफट। तो ऑप्शन डी होने वाला है, मतलब कि विटामिन के रुधिर का जो मतलब कि खून का थक्का जमने में सहायक होता है। ठीक है, इसकी जानकारी और देता हूँ। विटामिन के रुधिर का थक्का जमने में सहायक है। यह अंडा, गोभी, मछली और हरी सब्जियों में पाया जाता है। ये हीर नहीं है, हरी होगा बच्चों। ये यहाँ पे आप इसको सभी सही कर लेना, ये हरी होगा बेटा, हरी सब्जियों। क्लियर? तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से देखो। स्क्वायर रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन के? तो सही जवाब रहने वाला है आपका ऑप्शन बी, मतलब कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्क्वायर रोग होता है। फटाफट से चलो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। पहले इसका थोड़ा सा और आपको डिटेल बता दूँ। विटामिन सी की कमी से स्क्वायर नामक रोग होता है, जिसमें मसूड़ों में सूजन एवं बाद में मसूड़ों में खून आने लगता है। मतलब कि पहले तो मसूड़ों के अंदर सूजन आएगी, फिर मसूड़ों में खून आने लगेगा विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी कहाँ से मिलता है? खट्टे फलों में अधिक पाया जाता है। जो खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, इनमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से बताओ। शर्करा के किस वर्ग को अशर्करा माना जाता है? कौन सा वर्ग है जिसको अशर्करा माना जाता है? मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, उसके बाद में है डाइसैकेराइड्स, पीलीसैकेराइड्स, फिर उसके बाद में है ओल्गीसैकेराइड्स। तो कौन सा होगा सही जवाब बच्चों? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी मतलब कि पॉलीसैकेराइड्स। तो विकल्प सी को क्लिक करोगे। इसके बारे में थोड़ी जानकारी और आपको देता हूँ। ये होता क्या है? मोनोसैकेराइड की हज़ारों सैकेराइड्स इकाइयों के जुड़ने से, जो हमारी मोनोसैकेराइड्स हैं उनकी हज़ारों सैकेराइड्स जुड़ेंगी। उनके जुड़ने से पॉलीसैकेराइड शर्करा बनती है। जब वो हज़ारों जुड़ जाएंगी तब एक पॉलीसैकेराइड शर्करा बनेगी। इसलिए यह स्वाद में मीठी नहीं होती और इन्हें अशर्करा भी कहा जाता है, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन आदि। क्वेश्चन 18 को देखो। 18 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शर्करा का वर्ग जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता,
उसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। शर्करा का वो कौन सा वर्ग है जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते हम, उसको तोड़ नहीं सकते, तो कौन सा है आपको बताना है। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स या ऑल्गीसैकेराइड्स। तो सही जवाब क्या होने वाला है बच्चों, सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब कि मोनोसैकेराइड्स शर्करा का वो भाग है जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। चलिए इसकी थोड़ी डिटेल और आपको बताऊंगा कि मोनोसैकेराइड्स सबसे साधारण शर्करा है, इन्हें आगे नहीं बांटा जा सकता। ये शर्करा का सबसे सरलतम रूप है, जैसे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई, आपको बताना है प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई। फटाफट से बताओ, फंक द्वारा, पुलिंग द्वारा या बर्जिलियस के द्वारा या रॉबर्ट हुक के द्वारा। जल्दी बताओ फटाफट। तो ऑप्शन डी रहने वाला है रॉबर्ट हुक के द्वारा। प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट हुक। तो ठीक है ना, चलो इसके बारे में और थोड़ी आपको जानकारी देता हूँ। प्रोटीन को जीवन का निर्माण करने वाला ब्लॉक कहा जाता है। प्रोटीन क्या है, जो हमारा जीवन है उसका निर्माण करने वाला ब्लॉक है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1938 में। ये आपसे कई बार पूछा गया है कि कब की गई थी, कि ये कही गई थी 1838 में, सॉरी 1900 नहीं, 1838 के अंदर की गई थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने की थी। कौन सा रहेगा, विकल्प डी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब रहेगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 20, आज की क्लास का क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन पे फटाफट से देखो। मानव के शरीर में अत्यधिक मात्रा में बना प्रोटीन किस में बदल जाता है, यूरिया में, वसा में, शर्करा में या अमोनिया में। जल्दी से बताओ सही जवाब क्या रहेगा। ऑप्शन डी, वो किस में बदल जाता है बच्चों, अमोनिया के अंदर बदल जाता है, अमोनिया में। अब इसकी जानकारी आपको देता हूँ। देखो, मानव के शरीर में बना हुआ अधिकतम प्रोटीन यकृत में अमोनिया में बदलता है। ये कौन से भाग में बदलता है, यकृत के अंदर जाता है, जब जाके ये अमोनिया में कन्वर्ट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21, चलिए फटाफट से आ जाओ, 21 की तरफ मूव करते हैं। 21 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। वसा के निम्न रूप में कौन सा रूप उदासीन वसा के रूप में जाना जाता है, मतलब वसा का निम्न में से कौन सा रूप है जो उदासीन वसा के रूप में जाना जाता है। ट्राइग्लिसरॉल या स्टेरॉइड्स या फास्फोलिपिड्स या वैक्स, कौन सा है जो आपका उदासीन वसा है। तो बच्चों ऑप्शन ए ट्राइग्लिसरॉल जो है ना, ट्राइग्लिसरॉल ये क्या है, आपका उदासीन वसा है। इसकी जानकारी और आपको देता हूँ डिटेल में कि ट्राइग्लिसरॉल संग्रहित वसा का प्रमुख रूप है, इसके कारण इसे उदासीन वसा भी कहा जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, फटाफट से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। कौन से विटामिन मानव के शरीर में संग्रहित नहीं होते, ऐसे कौन से विटामिन हैं जो मानव के शरीर में संग्रहित नहीं होते। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताओ। विटामिन ए, बी, के या सी। तो कौन सा रहने वाला है बच्चों, ऑप्शन बी या डी आप बोल सकते हो। ऑप्शन बी या डी, जो आपका विटामिन बी है ना, ये भी संग्रहित नहीं होता और विटामिन सी भी संग्रहित नहीं होता। ठीक है ना, तो इसके लिए आपका ऑप्शन रहेगा बी या डी। ये आपको ध्यान रखना है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी थोड़ी जानकारी और देख लो। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन हैं। ये विटामिन मानव मूत्र के साथ मानव शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं वो बॉडी के अंदर अधिकतम नहीं रह सकते, वो निकल जाएंगे, इसलिए ये मानव शरीर में संग्रहित नहीं हो पाते। अच्छा, जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं, बी और डी। बी और डी कौन से विटामिन है, जल में घुलनशील हैं बच्चों। बी विटामिन है एक तो आपका, और डी विटामिन है, ये जल में घुलनशील हैं। लेकिन वो कौन सा विटामिन है जल में नहीं घुलता, बसा में घुलता है, तो वो है बच्चों के, ई, डी और ए। के, ई, डी, ए, ये 4 विटामिन हैं जो आपके जल में नहीं घुलते। कहाँ पे घुलते हैं, वसा के अंदर घुलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट, विटामिन ए, B12, के या सी। तो सही जवाब क्या रहेगा बच्चों, आपका विकल्प बी रहेगा। विकल्प बी मतलब कि विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। क्लियर, कई बार आपको बताया भी है। इसकी जानकारी और देता हूँ। कोबाल्ट बहुत कम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज तत्व है जो कि मनुष्य के शरीर में विटामिन बी के केंद्र में उपस्थित होता है। विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण में सहायक है। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का नाम क्या है बच्चों, अगर आपसे इसका पूछा जाएगा आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो रेड ब्लड सेल्स। इसको बनाने में कौन सहायक है, विटामिन B12। इसका नाम क्या है बच्चों, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोबाल्ट बोल सकते हैं। इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन 24 देखो।
LDL क्या है? LDL क्या है? शर्करा है, प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है या विटामिन्स है? तो फटाफट से बताओगे। तो ये क्या है बच्चों? विकल्प सी, ये कोलेस्ट्रॉल है। विकल्प सी मतलब कि LDL क्या है? एक कोलेस्ट्रॉल है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इसकी थोड़ी जानकारी और ले लो। LDL क्या है अगर आप पूछोगे तो ये एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इसके जमाव के कारण हृदयघात और नसों में खून के बहाव में बाधा पैदा हो सकती है। ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ जाता है ना तो ब्लड का सर्कुलेशन बिगड़ जाता है बच्चों, क्योंकि जो हमारी नसें होती हैं उनमें ये कहीं ना कहीं पे जम जाता है। ठीक है। एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहते हैं? तो आइसो एंजाइम, एपो एंजाइम, होपो एंजाइम या उपयुक्त सभी? तो कौन सा विकल्प रहेगा 25 के लिए बच्चों? ऑप्शन बी रहेगा, मतलब कि एपो एंजाइम कहा जाता है। एपो एंजाइम, ठीक है ना। एंजाइम का जो प्रोटीन युक्त भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। याद रखेंगे आप। चलो इसकी थोड़ी जानकारी और आपको दूंगा मैं। एपो एंजाइम प्रोटीन का एक भाग है जिसमें प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य धातु सहकारक या प्रोस्थेटिक समूह जुड़े होते हैं। ठीक है। चलो क्वेश्चन 26 पे आ जाओ। गाजर का रंग किसके कारण नारंगी होता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। कैरोटीन, क्लोरोफिल, फाइकोसियानिन या फाइकोएनिथिन? तो कौन सा है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए रहेगा, कैरोटीन के कारण। गाजर में सबसे ज़्यादा कैरोटीन पाया जाता है, आपको पता है ना। विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? गाजर के अंदर मिलता है। कौन सा मिलता है इसके अंदर? कैरोटीन मिलता है। इसीलिए कैरोटीन की वजह से ही गाजर का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है, जैसे आप लाल भी बोल देते हो। ठीक है ना। चलो इसकी थोड़ी जानकारी और ले लो। कैरोटीन के कारण गाजर और अन्य फलों का रंग नारंगी होता है। ये कैरोटीन है जिसकी वजह से कोई भी फल है अगर उसके अंदर कैरोटीन होगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 27, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। देखो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें कौन सी सब्जी है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है? मिर्च है, कोहड़े में, मटर में या मूली में? आप जल्दी से बताओ सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए, मिर्च के अंदर। ये 4 विकल्पों को अगर देखूं तो मिर्च के अंदर इनमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा? विटामिन सी पाया जाएगा, विकल्प ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ी इसकी जानकारी और ले लो। इनमें से सबसे अधिक विटामिन सी मिर्च में पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी के तथ्य स्रोत खट्टे फल हैं। ठीक है ना, ये आपको याद भी रखना है। क्वेश्चन 28, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? आपको याद रखना है कि सूर्य किरण से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी, B12, के या सी? तो कौन सा विटामिन मिलता है आपको याद रखना है सूर्य किरण से। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा बच्चों? ऑप्शन ए रहेगा, हमें सूर्य से विटामिन डी मिलता है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विकल्प डी को क्लिक करोगे आगे बढ़ोगे। चलो इसकी थोड़ी जानकारी और देता हूँ आपको। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता है। इसके अलावा यह मक्खन, यकृत, अंडा, दूध आदि से भी लिया जाता है। इसकी कमी से बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसे रिकेट्स कहा जाता है। जो बच्चों में हड्डियों का रोग होता है ना बच्चों, सूखा रोग जिसे हम बोल देते हैं, जैसे बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, वो कौन सा रोग होता है बच्चों? वो विटामिन डी की कमी से होता है, जिसे हम रिकेट्स रोग बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में किस भोज्य पदार्थ में सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित हैं? कौन सा है? ये 4 विकल्प को देखो, इनमें कौन सा भोज्य पदार्थ है जिनमें सभी एमिनो अम्ल उपस्थित हैं? चावल है, दूध है, गेहूं है या सोयाबीन है? फटाफट से बताओ कौन सा विकल्प रहेगा 29 के लिए। चलो विकल्प कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी रहने वाला है, दूध है। दूध ऐसा भोज्य पदार्थ है बच्चों जिसके अंदर सभी एमिनो अम्ल उपस्थित हैं, इसीलिए दूध थोड़ा सा पिया करो, एक्स्ट्रा पिया करो। ठीक है ना। चलो इसकी थोड़ी जानकारी और भी देता हूँ आपको कि दूध में सभी एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। इसके अलावा दूध में कैल्शियम, विटामिन ए, लैक्टोज और जिंक भी पाया जाता है। ठीक है ना, मतलब कैल्शियम आपको दूध के अंदर भरपूर मात्रा में मिलेगा, विटामिन ए भी मिल जाएगा, लैक्टोज भी मिल जाएगा और जिंक भी मिल जाएगा। तो इसीलिए दूध आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 30,
क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तेज़ी से बनता है? फटाफट से बताओ, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक तेज़ी से बनता है? विटामिन डी, B12, के या सी? फटाफट से बताओ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए रहने वाला है, विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से बनता है, हमें सूर्य से प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलो इसकी थोड़ी जानकारी और देता हूँ। विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि कौन कौन सी वसा में घुलती हैं। एक तो के घुलता है, ई घुलता है, डी घुलता है और ए, मतलब कि ये कीड़ा जो है ना ये वसा में घुलनशील है, ठीक है ना। बी और सी जल में घुलनशील है। क्लियर। उसके बाद इसका निर्माण मनुष्य की त्वचा द्वारा किया जाता है। ये हड्डियों को ताकत और कठोरता प्रदान करता है, ठीक है बच्चों। मनुष्य के लिए जो ताकत प्रदान करता है कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। और हड्डियों में, मनुष्य की जो हड्डियां हैं उनको ताकत प्रदान करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। उनको कौन सा रोग बोलते हैं? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? फटाफट से बताओगे आप। तो उस रोग का नाम क्या है? रिकेट्स रोग है, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, टांगें टेढ़ी होने लगती हैं, तो वो रिकेट्स रोग होता है जो विटामिन डी की कमी से उनमें बनता है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में टोटल हमने 30 क्वेश्चंस लिए थे। 30 के 30 क्वेश्चंस अपने आप में शानदार हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी, ये वीडियो सेशन कैसा लगा, आप लोग सभी के सभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।